बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त फैसला, जो तारीखी फैसला कहा जाए कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को 4 दिन छीनने के बाद वापस मिल चुका है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला, साइफर में उन्होंने कहा कि मुकदमात में नामजदगी है और डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म पर MPO 3 जो कि 1960 अयूब खान के दौर की एक वारदात, वो इन्होंने डाल दी है कि अब उस पर इन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अहकामात नहीं माने जा रहे। आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की रसाकशी अभी तक चल रही है। इन मामलात पे देखते हैं कि वो DC और IG को इस्लामाबाद की तब्दील करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं। वजारत दाखिला अपना हुक्म दे रही है, इलेक्शन कमीशन अपना हुक्म दे रहा है, और जो ROs और DROs है जिन्होंने स्वात में दफ़ा 144 लगाई हुई है, वजीराबाद में लगाई हुई है, इसका मामला तय करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। इंतखाब इस वक्त जो अभी भी तहरीक इंसाफ के लोगों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रोके जा रहे हैं। इन सारे मामलात पर और खान साहब की तोशाखाना केस पर जो नाअहली का मामला है, वो इस वक्त तकरीबन 100% मामला है कि वो इंशाल्लाह बड़े आराम से इस मामले से बाहर आ जाएंगे। और लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है। ये खुद भी इस वक्त NA 122 और NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ इनसे पूछेंगे कि ये सारे मामला जो है लतीफ़ खोसा साहब कैसे देख रहे हैं। ये तारीखी फैसला आया है और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत किस तरफ जाएगी, PDM की सियासत किस तरफ जाएगी, क्योंकि बल्ला तो वापस आ गया है। मेरे साथ रहे लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अभी हमारे सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा तारीखी फैसला किया, बल्ले का निशान और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इस मामले पर अब जो अटॉर्नी जनरल साहब ने मांगा फैसला कि इसको आगे की जाए तारीख, और ये फैसला चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए। ये सारा मामला क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखें, ये तो करसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनका इलेक्टोरेट को तो ये फेस कर नहीं सकते हैं, जमहूर का ये सामना करना नहीं चाहते हैं, अवाम के पास ये जाने लायक नहीं है। इसलिए इनको पता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि इमरान खान और बल्ले को जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से उसे बाहर किया जाए, और वो इनकी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इसलिए इन्होंने शब खून मारा। 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन से रात की फैसला लिया, आगे 3 छुट्टियां थी, और इन्होंने बगलें झांकी और बहुत ज्यादा खुशियां मनाई कि जी पीपल्स पार्टी PTI बाहर हो गई और बल्ला बाहर हो गया, और बड़ी इन्होंने जो है बढ़के मारी और बड़ा सराहा इन्होंने उसको। मैंने पहले दिन ही उसी दिन ही कह दिया था, और मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैंने कहा बल्ला ही निशान होगा, आप खातिर जमा रखें। ये फैसला इस तरह जो है हवा में बिखर जाएगा, क्योंकि ना तो ये किसी कानूनी आईनी उस कसवटी पर इसको कायम रखना नामुमकिन है, और पहले दिन ही खुलते हुए अदालतें इसको उड़ा देंगी। ये मैंने पहले ही कह दिया था। सो वही आपने देखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या अख्तियार है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके पहले इलेक्शन कलअदम किया 1.5 साल पहले जो हुआ था, फिर खुद हुक्मनामा जारी किया कि 20 दिनों के अंदर करवाएं। 20 दिनों के अंदर आप अंदाजा कीजिएगा कि किस तरह से आप करवा सकते हैं। हमने फिर भी उसको कूजे में समेटा और फिर 20 दिनों के अंदर किया, तो फिर फरमाने लगे कि ये इलेक्शन गलत हुआ है। और किसके कहने पर? बाबर एस अकबर के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन ही नहीं है, वो मेंबर ही नहीं है। उसका क्या अख्तियार है कि वो उस फैसले को चैलेंज करे? और मैंने खुद एज 2000 ये यानी 7 साल पहले, 10 साल पहले मैंने खुद एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन करवाया था। एक ही कागजात नामजदगी बिलावल भुट्टो का आया था चेयरमैन, एक ही कागजात नामजदगी जो है लतीफ खोसे का सेक्रेटरी जनरल के लिए, एक ही कागजात नामजदगी कमरुज़्ज़मान कायरा का आया था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए, और ट्रेजरर के लिए अमजद हुसैन एक ही था। और एक ही दिन मैंने जो है उसको, हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जावेद बैस, इस वक्त वो सिटिंग अटॉर्नी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। उसने उसी वक्त कहा कि जी वक्त खत्म हो गया, क्योंकि एक ही कागजात नामजदगी आए हैं, लिहाजा ये सारे नाम ये बिला मुकाबला जो है मुंतखब मुतसबर होंगे, और हमने जाके जमा करा दिया। चीफ उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक इनकार नहीं किया है, ना उस पर एतराज किया। मुस्लिम लीग नून के इसी तरह हुए। जब आप पार्टी फैसला करती है तो फिर जाहिर है कोई भी नामजदगी के कागजात उनके बरक्स उनके खिलाफ नहीं देता। तो अगर बिला मुकाबला बनते हैं तो इसमें कौन सी कबाहत
بات ہے. سو اس لیے اگر الیکشن کمیشن نے یہ دوسری مرتبہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ ڈسکرمنیٹری تھا, یہ بالکل غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا. اس نے جو ہے سوائے اس کے کہ یہ پولیٹیکل گیمک تھا اور پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جو ان باقی جماعتوں کو جو ہے صرف وہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے. اب میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ محترم نواز شریف ذل سبحانی جو ہے آقا چوتھی مرتبہ جن کو آیا, اب وہ لندن واپس چلے جائیں, اس لیے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی بلے کے ہوتے ہوئے. بالکل صحیح. اچھا ابھی سر یہ جو چیف جسٹس کے پاس ڈویژنل بینچ بنانے کا اور تاریخ کا معاملہ ہے, اس پہ کیا پروسیس کیا ہوگا؟ کیا ان کے پاس اب کیس جائے گا یا وہ اس کی ڈیٹ دے سکتے ہیں جب چاہیں؟ دیکھیں اب اس میں کیا کر سکتے ہیں, کوئی دنیا مانتی بلے کے بغیر یا عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ اور دیکھیں یہ اگر آپ نے الیکشن کو اتنا ہی غیر اب آپ ایک چیز سے اندازہ کریں, جتنا ظلم, جتنا جبر, جتنا ہمارے امیدواروں سے کیا گیا ہے, ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے, ان کے پرپوزر سیکنڈر کو اندر کیا گیا, ان کے پر 216 کے مقدمات قائم کر دیے گئے اور جو ہے ان کو پابا سلاسل کر دیا گیا, اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنے کاغذات نامزدگی کسی جماعت کے نہیں آئے جو پاکستان تحریک انصاف کے سارے ملک کے جو ہے انتخابی حلقوں میں داخل کیے گئے ہیں. اب اسی سے اندازہ کریں کہ کیا اس قدر جبر اور تسلط کے باوجود اگر لوگ اس طرح سے باہر آتے ہیں تو ان کے غم و غصے کا آپ اندازہ کریں, غیظ و غضب جو ان کے پی ڈی ایم کے خلاف ہے آپ اس کی کو اندازہ کریں. یہ تو حلقے میں جانے لائق نہیں ہے. یہ 20 مہینے میں کیا دکھائیں گے عوام کو کہ انہوں نے کون سی کارکردگی ہے ان کی دکھانے کی. بالکل صحیح. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ سر, سپریم کورٹ نے واضح طور پر ان کی ضمانت دی لیکن ابھی انہیں ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر صاحب نے جیل میں نظر بند کر دیا, اور یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ڈی سی اور آئی جی کو جو بدل نہیں سکتے, اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح آر اوز اور ڈی آر اوز لگائے گئے ہیں, یہ وہی لوگ انہیں نظر بند بھی کر رہے ہیں, تو یہ معاملہ الیکشن کروائیں گے کیسے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا پہلے بتا دیں. دیکھیں یہ ان کو شرم آنی چاہیے, یہ جو ہے بالکل غیر جمہوری, غیر قانونی, غیر آئینی ہے. اور 1960 کا یہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے یہ ایوب خان کے ماشاء اللہ مارشل لاء کے دور کی پیداوار ہے. یہ کبھی تو 1923 کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لیتے ہیں جو کلونیل لیگسی ہے جو تاج برطانیہ نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کی تھی, اور کبھی یہ جو ہے ایوب خان کے 1960 کے آرڈیننس کی بات کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں جو ایک غاصب, ایک ڈکٹیٹر نے جس طرح سے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا تھا. شرمناک تھا وہ اس کی عمل بھی, اور آپ کو علم ہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے ماشاءاللہ مارشل لاء نے اس ملک کا تباہی پھیری ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو جتنا یہ اس طرح کے آرڈرز کریں گے ڈی آر او کے ذریعے, ڈپٹی کے ذریعے, یہ اتنا ہی بدنام ہوں گے. اور یہ تو پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے, ان کی کیمپین ہو رہی ہے. ان کو کسی یعنی یقین کریں کہ پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے دیہاتی ماحول میں پرانے زمانے میں ذمہ دار میراثیوں کو پیسے دے کر بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ ڈھول بجا کے ارد گرد کے دیہاتوں میں میرا ٹیکا بناؤ. یہ مفت کے مراثی ملے ہوئے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کو. سو اس لیے یہ تو ہماری جو ہے نیک نامی میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں. سو یہ کرتے رہے, اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے پاکستان کو. بالکل صحیح. اچھا سر ابھی خان صاحب کے توشہ خانہ کیس جو نئے ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ بھی اعتراضات دور کر دیے گئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ کیس بھی اڑ جائے گا؟ 100% ہی اڑ جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خان صاحب نہ صرف اہل ہو جائیں گے, یہ الیکشن لڑیں گے بھی صحیح, اور یہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ یہ جو ہے خود کیمپین کو لیڈ بھی کریں گے, اور ایسے جلسے ہوں گے جو یہ لوگ خش و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے, یہ نظر بھی نہیں آئیں گے جتنے بھی پی ڈی ایم کے امیدواران ہیں. جی اچھا کھوسا صاحب آخری چھوٹے سے سوال, روپوش رہنما جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں, عمر ایوب صاحب بھی آ گئے ہیں, زرتاج گل کے کاغذات بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے, تو یہ سارا معاملہ تحریک انصاف کے پاس کیا گیم پلان ہے, کس طرح اس کو وہ
टेक अप करेंगे? हमारे पास बैकअप प्लान बहुत है। अगर चलें, फर्ज करें, अव्वल तो अदालतें मौजूद हैं, खुली हैं, हम ऑलरेडी जो है अदालतों में जा रहे हैं और इस मुस्तरद करने के खिलाफ भी ट्राइब्यूनल बन गए हैं, अपीलें हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं और वो उम्मीद है बहाल कर देंगे। और अगर खुदा न खास्ता न भी हुआ तो भी हमारे पास ऑल्टरनेट जो है ऑलरेडी कवर अप कैंडिडेट मौजूद है और उनकी मौजूदगी में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के सारे रहनुमा जो हमें छोड़ गए हैं माशाल्लाह, आईपीपी की शक्ल में या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की शक्ल में, खटक की शक्ल में या अलीम खान और तरीन साहब की शक्ल में, आपका क्या ख्याल है? उससे पीटीआई का ग्राफ कम हुआ है या उसको सियासी शहीद बना के इन्होंने उसका आसमान पर जो है उसका वो ग्राफ को बना दिया है और इनविंसिबल बना दिया है। सो इन चीजों से आप यकीन कीजिएगा हमें पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी हरदिल अजीजी में इजाफा होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि अवाम इन्हीं को जो है इनको जो वो दुर्गत बनाएंगे जब ये जाते हैं। आप देखें, पहले तो चोर चोर कहते थे, अब इनकी जो माशाल्लाह इज्जत अफजाई में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि ये अवाम में जब जाते हैं तो फिर इनके साथ जो होता है आपके टीवी के जो है चैनल्स ने बारहा दिखाया है। बिल्कुल। अच्छा खोसा साहब, एक बड़ा अहम सवाल, ये शतरंज की बसात बिछी हुई है किस्म की, ये एक चाल करते हैं, आप उसका तोड़ कर लेते हैं, तो इसके पीछे सारा दिमाग कौन है तहरीक इंसाफ का इस वक्त? वो कौन शख्स है जो ये सारे मामलात इस तरह इनकी हर चाल को नाकाम कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अवाम है, हम तो जमहूर पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की अवाम की जब इतनी बालियाना मोहब्बत और आपके साथ इतनी ज्यादा सपोर्ट हो तो फिर वो खुद ब खुद अल्लाह ताला राहें जो है उस्तवार करता चले जाते हैं। अल्लाह कहता है तुम तजस्सुस करो, मैं तुम्हारे लिए तसख्खुर करूंगा। तो ये अल्लाह ही की जानिब से ये तमाम मामलात जो है वो सही समत में चले जा रहे हैं। इसलिए कि जब जुल्म करने वाले से जो है अल्लाह ताला जो है कि लाठी बे आवाज है और वो मजलूम का साथ हमेशा देती है। सो इसलिए जितने जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, हमारा अल्लाह जो है, हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है और ये छोटे छोटे खुदा जो है ये खलशुखासाक की तरह बह जाएंगे। आप कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं सर? आपके मुकाबले में कौन है इस वक्त? देखिए, मैं एक तो एनए 122 में मैं चेयरमैन इमरान खान साहब का जो है कवरिंग कैंडिडेट हूँ, ये डिफेंस लाहौर से। और दूसरी मैं सीट जो है एनए 127 वो भी लाहौर से है और उसमें ये माशाल्लाह नून के कैंडिडेट्स जो अपने आप को किला समझते थे कि ये लाहौर हमारा किला है, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उनको जो है वो हल्के नहीं मिल रहे हैं, वो लाहौर से भी बाहर जाने की सोच रहे हैं। सो इसलिए जो लाहौर में भी हम इनको चैलेंज करते हैं कि एक सीट लाहौर से ये लेके दिखा दे, जो ये फरमाते थे कि लाहौर हमारा गढ़ है और हमने जाने क्या क्या तीर मार दिए हैं। सो इसलिए मैं तो फिलहाल 2 सीटों से हूँ और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को लड़ने नहीं दिया जाता, वैसे भी इमरान खान साहब 3 सीटों पर हैं। इन एनी केस अगर वो एक ही रख सकते हैं, अगर ये खाली करेंगे तो भी मैं ही इस पर इंशाल्लाह मौजूद होऊंगा। आपको इंतखाबी मुहिम की तो जरूरत नहीं है वैसे इस वक्त, आप तो आपकी मुहिम तो चल रही है। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो कुछ नहीं कहता। देखिए, मेरी वजह से काफी दोस्त जो है हमारे कैंडिडेट्स, उनमें माशाल्लाह एक बलबला भी आया है, एक जोश भी आया है, एक जज्बा भी आया है और मैं उनकी कैंपेन को स्पेयर हेड करूंगा। मुझे कोई ऐसी अपने हल्के की फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेशनल असेंबली के हल्के के में 2 या 3 MPAs होते हैं। मेरे में इत्तेफाक से 4 MPAs की आधी जो है वो आती हैं, तो वो काफी है, खुद कफील है, वो खुद करेंगे और ऑटोमेटिकली जब सूबा करता है तो मरकज की खुद ब खुद होती है। ऊपर वाली सीट एक ही होती है, वोटर वही होता है जो सूबे में भी देता है, मरकज में भी देता है। सो ये कंबाइंड एक एफर्ट होगी और मैं तो सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो है कैंपेन करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बिल्कुल सही। गुड लक सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।